हेलो स्टूडेंट्स, आपका फिर से स्वागत। आगे बढ़ते हैं अपन इलेक्ट्रोस्टैट में। अपन इलेक्ट्रोस्टैट की क्लास में लास्ट तक अपन ने इनफाइनाइट सीट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देख लिया था, जो कि निकल के आया था सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट निकल के आया था। फिर अपन ने इक्वेशन ऑफ मोशन के सारे क्वेश्चन कर लिए थे। ठीक, अब अपन अगला देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्म सेल। सेल का मतलब होता है होलो स्फीयर। नहीं पता तो भैया पता होना चाहिए। सेल का मतलब होता है होलो स्फीयर। ये हमारे पास है, इस पे चार्ज प्लस क्यू दिया गया है जो कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। यूडी का मतलब यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे होता है? इस तरह से सब जगह एक जितना चार्ज है, कोई ज्यादा कम नहीं है। ठीक है, और इसकी रेडियस जो है वो है कैपिटल आर। पहली बात करें, हमें मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट P पर, जो कि सेंटर से r डिस्टेंस पे है। तो पहली बात करते हैं r लेस देन r की। जब पॉइंट अंदर की तरफ हो, रेडियस से छोटा हो, रेडियस से छोटे का मतलब पॉइंट इनसाइड, तो इसको लिख देता हूं E इनसाइड। इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड बताना है। हमें ये पता है कि होलो स्फीयर के इनसाइड कोई मटेरियल नहीं होता, तभी तो होलो स्फीयर अंदर कोई मटेरियल नहीं होता। जो भी चार्ज होता है वो कहां पे फैला होता है? सरफेस पे। कहां पे फैला होता है? सरफेस पे। समझ एक से। तो चार्ज अगर सरफेस पे फैला हुआ है तो सेंटर पे देखें, जितना चार्ज इधर से धक्का लगेगा इधर से, सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो आएगा। इसका मतलब अंदर कोई जो मटेरियल ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड आना ही नहीं। अंदर की साइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो जीरो होता है। क्यों? कोई मटेरियल प्रेजेंट नहीं है। समझ एक से। बहुत बढ़िया। सेकंड बात करें r ग्रेटर देन r की, यानी यहां से ये पॉइंट अब यहां आ चुका है r ग्रेटर देन। तब कैसे करेंगे? r ग्रेटर देन r के लिए इस ये जो चार्ज है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, इसको मैं ऐसे मान सकता हूं जैसे सेंटर पे रखा गया। इस पूरे के चार्ज को एक पॉइंट चार्ज मान लो, पूरे स्फीयर को एक ऐसे मान लो एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज है, इसका मतलब चार्ज कहां पे आ जाएगा? सेंटर पे। जब चार्ज सेंटर पे होगा तो q चार्ज यहां पे और ये डिस्टेंस r। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है? kq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो kq बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा। क्लियर बात है? समझ आई चीज? इलेक्ट्रिक फील्ड क्या निकल के आ जाएगा? आउटसाइड निकल के आ जाएगा। इसको अपन और प्रूफ करेंगे आगे, जब गॉस थ्योरम पढ़ेंगे तो मैं और अच्छे तरीके से समझाऊंगा इसको। ठीक, सरफेस में पूछ ले ई सरफेस। ई सरफेस का r इक्वल टू r होता है तो kq बाय कैपिटल R का स्क्वायर। समझ आई इससे? तो ये याद रहना चाहिए, ई इनसाइड तो 0 और आउटसाइड kq बाय R स्क्वायर। समझ आई इससे? ग्राफ की बात करें तो अंदर की तरफ तो 0 है, r इक्वल टू r, उसके बाद इस तरह जाएगा। समझ आई इससे? इस तरह से ग्राफ जाएगा। समझ आई इससे? तो ये आपको याद रहना चाहिए, नोट डाउन करना। अंदर की साइड 0 और बाहर की साइड kq बाय r स्क्वायर। समझ इससे? क्वेश्चन देखे कोई एक आधा इस पे। तो जैसे कोई यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होलो स्फीयर है, सेंटर से r डिस्टेंस पे कोई चार्ज क्यों रखा गया है? फाइंड फोर्स बिटवीन सेल एंड q। सेल एंड q के बीच में क्या होता है? फोर्स बताना है। फोर्स होता है चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। इस सेल की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लिख रहा हूं, इस सेल की वजह से इस चार्ज पे फोर्स लिख रहा हूं, तो चार्ज किसका आएगा? जिस पे फोर्स लिख रहा हूं। और इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से? सेल की वजह से। तो चार्ज सेल के अंदर है तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। इसलिए फोर्स कितना आएगा? इस पे लगने वाला फोर्स कितना होगा? 0। समझ आई चीज? बहुत बढ़िया, इस चीज का ध्यान रखिए। ठीक, तो ये होलो स्फीयर की बात हुई, कोई बड़ी बात नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। ठीक है, सॉलिड स्फीयर का मतलब अगर कहीं पे स्फीयर भी लिखा है इसका मतलब सॉलिड स्फीयर की बात कर रहा है। ठीक है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना भैया। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है अभी तक जितने इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हैं। क्लियर बात है? देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्फीयर।
ये हमारे पास सॉलिड स्फीयर है, इस पे प्लस क्यू चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी अगेन इस तरह से। और हमें ये भी पता है कि ये सॉलिड स्फीयर है तो अंदर मटेरियल भरा होगा, ये खाली नहीं होता है क्योंकि सॉलिड स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर के अंदर मटेरियल भरा होता है। तो पहले बात करते हैं r लेस देन r। अगर इसकी रेडियस कैपिटल R है और अपन बात करना चाहते हैं कोई पॉइंट P पर, समझ आए इसे, r लेस देन r की बात करें तो कैसे करेंगे, देखो r लेस देन r में हमें ये पता है कि चार्ज यहां से पूरा चार्ज एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। अगर इतना स्क्वायर होता तो चार्ज अलग होता, इतना होता तो अलग होता, इतना तो इसका मतलब चार्ज जैसे जैसे अपन सेंटर से दूर जा रहे हैं चार्ज वेरी करता जा रहा है। तो मैंने r डिस्टेंस पे क्या मान लिया, इस तरह का एक स्फीयर मान लिया जिसने r रेडियस को कवर कर रखा है। तो इस r रेडियस के अंदर कितना चार्ज है वो हमें निकालना है, उसको q मान रहा हूं, कितना मान रहा हूं, q। इसका चार्ज डेंसिटी रो होगा जो कि होगा q बाई v। तो ये q चार्ज कितना निकल के आएगा, q चार्ज निकल के आएगा डेंसिटी इनटू v इनसाइड, ये अंदर वाला वॉल्यूम जो उसने कवर किया है, ठीक। तो q बराबर रो कितना, q अपॉन वॉल्यूम, तो q अपॉन वॉल्यूम का मतलब 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब, और v इनसाइड कितना है इस स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई R क्यूब। 4/3 से 4/3 गया, q बराबर निकल के आ गया q बाई R क्यूब इनटू, समझ इसे, ये इस स्फीयर का इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज निकल के आ गया, इस स्फीयर के ऊपर इतना चार्ज है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो E इनसाइड इक्वल टू K Q इनसाइड अपॉन R स्क्वायर। अंदर की तरफ अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो अंदर का चार्ज डिवाइड बाय सेंटर से डिस्टेंस का स्क्वायर, पॉइंट चार्ज मान सकते हैं तो KQ बाई R स्क्वायर। तो E इनसाइड इक्वल टू K Q की जगह कितना डाल सकता हूं, ये वाला इनसाइड ये है Q R क्यूब अपॉन R क्यूब इनटू R स्क्वायर, ये R बचेगा, E इनसाइड निकल के आएगा K क्यूब बाई R क्यूब इनटू R। ये हमारा E इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया, इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा KQR अपॉन R क्यूब। डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है, देखो समझ आए इससे, इस तरह से अपन इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए, दिख रहा है नहीं दिख रहा, ये वाला फॉर्मूला हमें याद होना चाहिए। इसी फॉर्मूले का एक और फॉर्मेट होता है कि मैं E इनसाइड इक्वल टू, इसको लिख सकता हूं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट K को, Q को मैं लिख सकता हूं रो इनटू V, तो रो इनटू वॉल्यूम कितना 4/3 पाई R क्यूब अपॉन R स्क्वायर, K क्यूब क्या लिखा है, ये तो K क्यूब R अपॉन R क्यूब, R क्यूब से R क्यूब गया, 4 पाई से 4 पाई गया, तो E इनसाइड निकल के आया रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है और Q की फॉर्म में ये फॉर्मूला होता है, दोनों फॉर्मूले याद होने चाहिए, समझ आए इससे। इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करें तो E इनसाइड वेक्टर इज इक्वल टू रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन, समझ आए इससे, रो R वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये याद होना चाहिए, ठीक है। इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो E इनसाइड वेक्टर इक्वल टू KQ अपॉन R क्यूब इनटू R वेक्टर, समझ आई चीजें, तो ये हमें याद होना चाहिए। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड होगा, ठीक है, किसकी वजह से, सॉलिड स्फीयर की वजह से। आउटसाइड की बात करें R ग्रेटर देन, यानी यहां पे पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा बना देता हूं ताकि आपको समझ आए। ठीक, ये सॉलिड स्फीयर है, ये सेपरेशन R है, इस पे क्यू चार्ज है, रो तो आपको पता ही, ठीक। तो हमें R ग्रेटर देन R बताना है, हमें पता है कि चार्ज लगातार वेरी करता जा रहा है, तो इतने चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा, इतने की वजह से अलग होगा, तो इंटीग्रेशन तो करना पड़ेगा। तो मैंने आपको RPD और सेंटर मास के अंदर बताया था कि आप सॉलिड स्फीयर को किससे बना हुआ मान सकते हैं, छोटे छोटे होलो स्फीयर से बना हुआ, समझ रहे इससे।
तो मैंने एक स्ट्रिप कंसीडर कर ली जो कि होल स्क्वायर का है। दिस डिस्टेंस इज x और इसकी विड्थ मान ली मैंने dx। तो इसका छोटा सा चार्ज dq कितना लिखूंगा, रो dv। तो dq बराबर रो हमें पता है, dv कितना लिखेंगे, एरिया इनटू विड्थ 4 पाई x स्क्वायर इनटू dx। इसकी वजह से r डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, छोटा सा d। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा k dq बाई r स्क्वायर। समझ आई चीजें। तो de इक्वल टू यानी e इक्वल टू k, dq की जगह उठा के रख देंगे रो 4 पाई x स्क्वायर dx अपॉन r स्क्वायर। सही है, क्लियर बात है। यहां पे वेरी कौन कर रहा है, x वेरी कर रहा है, कहां से कहां तक, 0 से कैपिटल R। तो ये रेडियस कैपिटल R। e बराबर k रो 4 पाई अपॉन r स्क्वायर x स्क्वायर dx फ्रॉम 0 टू कैपिटल R। समझ रहे चीजें। तो e निकल के आया k रो 4 पाई r स्क्वायर x स्क्वायर का इंटीग्रेशन x क्यूब बाई 3 और लिमिट लगाएंगे तो r क्यूब बाई 3। ठीक, अब इसको और ज्यादा सिंपलीफाई करना चाहे तो रो को अपन लिख सकते हैं कि रो को लिखा जा सकता है q अपॉन v। रो बराबर होता है चार्ज अपॉन वॉल्यूम। तो लिखते हैं भैया q अपॉन 4 पाई r क्यूब इंटू 4 पाई r क्यूब 3r स्क्वायर। तो 4 पाई r क्यूब 3 से 3 कटा तो इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड निकल के आ गया k क्यूब बाई r स्क्वायर। सेम वही आ गया जो होलो स्क्वायर की वजह से था। तो मैंने समझाया था कि जब भी आपको किसी भी स्फीयर के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना हो तो इस चार्ज को इस तरह से मान लो कि सेंटर पे रखा हुआ है, चार्ज को इस तरह से मान लो सेंटर पे रखा हुआ है। तो चार्ज अगर सेंटर पे होगा तो सेंटर की वजह से p पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ जाएगा, पॉइंट चार्ज की वजह से कितना होता है k क्यूब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। समझ रहे इससे, k क्यूब बाई डिस्टेंस का स्क्वायर। इस चीज का ध्यान रखें। तो आउटसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड ये आता है और e इनसाइड में बता ही चुका हूं k क्यूब बाई r क्यूब इनटू r। समझ रहे चीज, इस चीज का ध्यान रखें। ये तो q की फॉर्म में आया। अगर आप इसको रो की फॉर्म में रखना चाहें लिख लेते हैं इन पे रो की फॉर्म में, क्या पता कहीं काम आ जाए, तो हमें आइडिया होना चाहिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू k को मैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डालता हूं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट रो 4 पाई r क्यूब अपॉन 3r स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई जाएगा तो e आउटसाइड निकल के आएगा रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ये आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इन टर्म्स ऑफ रो और ये q की टर्म्स में k क्यूब बाई r स्क्वायर। समझ रहे इसे, q की फॉर्म में ये आता है और रो की फॉर्म में ये आता है। तो आपको आइडिया होना चाहिए, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। r रो की टर्म्स में और q की टर्म्स में दोनों में बता दिए मैंने, तो आप लिख लें इसको। अब इसको आप पूरा इंटीग्रेशन करने के बाद अलग से लिख लें। e इनसाइड होता है k क्यूब बाई r क्यूब इनटू r या फिर रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन। e आउटसाइड होता है k क्यूब बाई r स्क्वायर या फिर रो r क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। समझ आए इसे, ये आपको याद रखना है। ये वाला याद नहीं है तो कोई बड़ी बात नहीं, ये वाला याद रखना चाहिए। ग्राफ की बात करें इलेक्ट्रिक फील्ड का r के साथ, तो इलेक्ट्रिक सॉरी लाइट चली गई थी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का ग्राफ देखें तो इनसाइड में तो e प्रोपोर्शनल r है, e इनसाइड प्रोपोर्शनल r, और e आउटसाइड की बात करें तो e आउटसाइड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r स्क्वायर। इसका मतलब पहले तो ग्राफ लीनियरली बढ़ेगा क्योंकि प्रोपोर्शनल की r है, फिर r इक्वल टू r आएगा, सरफेस आएगी
और फिर इस तरह से घटना शुरू हो जाएगा। समझ आई चीजें? ये ग्राफ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रटा होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्ट पूछा जाता है। क्लियर बातें? समझ आई बात? इस तरह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड स्पीड देख सकते हैं। क्लियर बातें? इस चीज का ध्यान रखें। क्वेश्चन की बात करते हैं। एक सॉलिड स्फीयर है जिसके ऊपर क्यू चार्ज है, ठीक, ये ओरिजिन है हमारा। तो क्वेश्चन पूछा गया फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट, चलिए यहां पे लिखते फर्स्ट r/2 0, इन पॉइंट पे बताना है। सेकंड वन इज r/2 एंड थर्ड वन इज r, ठीक। इन 3 पॉइंट्स में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के बताना है, वेक्टर फॉर्म में बताना है। मैंने कोऑर्डिनेट से आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो पहले पॉइंट की बात करते हैं। सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ये पॉइंट्स स्फीयर के अंदर है या बाहर, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर अलग होता है, बाहर अलग होता है। तो कैसे चेक करेंगे? पहले कोऑर्डिनेट थे r/2 0 और ये ओरिजिन है, तो सेपरेशन निकालो। डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में? r/2 - 0 का स्क्वायर प्लस r/2 - 0 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर। इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, इसमें से घटाएंगे, ये निकल के आएगी। इसको सोल्व करते हैं। r²/4 रेडियस इसकी r है, तो r²/4 प्लस r²/4 कितना हो गया? r²/2। तो दिस इज r/2, दिस इज लेस देन r से छोटा है। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं अंदर लाई कर रहा होगा। तो ये इनसाइड जो होता है इलेक्ट्रिक फील्ड होता है रो r/3 ठीक। तो रो ई वेक्टर लिखना है, तो r वेक्टर कितना लिखेंगे? r/2 i कैप प्लस r/2 j कैप अपॉन 3 एप्सिलॉन। ये इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा पॉइंट 1 का। समझ से इसमें से इसको घटाएंगे, इसमें से इसको घटाएंगे, तो ये बचेगा। क्लियर बात? नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन है। सेकंड क्या था? r/2 तो इसको भी चेक कर लेते हैं अंदर है कि बाहर। तो r²/4 डिस्टेंस निकालना होगा पहले सेंटर से इस पॉइंट की। सेंटर ये है, ये पॉइंट ये है, तो डिस्टेंस निकालने के लिए आएगा। तो दिस इज 3r²/4 यानी √3r/2। बताइए r से छोटा ही बड़ा? छोटा, क्योंकि ये वैल्यू 1.7 डिवाइड बाय 2 0.85 r, तो लेस देन r। इसका मतलब ये भी इनसाइड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा ρr वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन, यानी रो r/2 i कैप r/2 j कैप प्लस r/2 k कैप। इसमें से इसको घटाएंगे तो ये बचेगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। दिस इज द आंसर, ठीक है। r/2 को आप कॉमन भी ले सकते हैं, रो r/6 एप्सिलॉन नॉट i प्लस j प्लस k। समझ? मैग्नीट्यूड की बात करें तो मैग्नीट्यूड भी लेके सोल्व किया जा सकता है, ठीक है, इस तरह से। तीसरा पॉइंट क्या था भैया? तीसरा पॉइंट क्या था? r था क्या? जो भी था। तीसरा पॉइंट देख लेते हैं, शायद ये था r, ठीक। इस पॉइंट पे अगर निकालना है तो सबसे पहले चेक करना पड़ेगा। तो चेक करेंगे तो r² प्लस r², दिस इज √3r, जो कि है बड़ा है r से। इसका मतलब ये पॉइंट आउटसाइड लाई कर रहा है। तो आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो होता है ρr³ अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट r²। यही होता है, ये होता है भैया, ये नहीं होता।
यही होता है। तो रो आर तो इसकी रेडियस है आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया √3r का होल स्क्वायर, ये वाली डिस्टेंस का स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे तो रो आर अपॉन 3 3 9 एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द आंसर। ठीक है, अगर इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना, ये तो मैग्नीट्यूड की फॉर्म में है, तो वेक्टर फॉर्म क्या होता है? अगर वेक्टर फॉर्म आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का वेक्टर, तो आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड अभी निकाल चुके हैं रो आर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट इनटू ई कैप को लिख सकते हैं आर कैप, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन उधर ही होगी जिधर आर कैप होगा। तो रो आर अपॉन 9 एप्सिलॉन नॉट, यूनिट वेक्टर को लिख सकते हैं वेक्टर अपॉन हिज मैग्नीट्यूड। ठीक, तो रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर आई कैप आर जे कैप आर के कैप अपॉन इसका मैग्नीट्यूड कितना निकल के आएगा √3r। ठीक, आर से आर कैंसिल आउट होगा तो ये निकल के आएगा रो आर आई प्लस जे प्लस के अपॉन 9√3 एप्सिलॉन। दिस इज द फाइनल आंसर। वेक्टर फॉर्म में ये आ जाएगा और मैग्नीट्यूड ये आ चुका है। समझ आई? इस तरह से अपन सोल्व कर सकते हैं, नोट डाउन कर। बढ़िया एग्जांपल था, समझ आया होगा। अगला एग्जांपल देखें तो हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है जिसमें से एक कैविटी काट दी गई है। इस सॉलिड स्फीयर में से एक कैविटी काट दी गई है। दिस इज द ए एंड दिस इज द रो। ठीक, इसके अंदर कोई पॉइंट ए है, यहां पर कोई पॉइंट बी है और यहां पर कोई पॉइंट सी है। फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए बी सी। ए बी सी पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। तो कैसे बताएंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए के अंदर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो इसको मैं ऐसे मान सकता हूं। देखो, अपन ने ये कैविटी प्रॉब्लम अपन ने काम करी थी आरबीडी एंड सेंटर ऑफ मास के अंदर। तो कैसे करता था? पहले पूरे की वजह से लिखते थे, फिर इस काटे हुए की वजह से माइनस कर देते थे। समझ आए इससे? तो पूरे की वजह से ये पॉइंट जो है ए, ये इस पूरे के अंदर है और इसके भी अंदर है, और इसके वजह से भी अंदर है और इसके वजह से भी अंदर है, और इसके अंदर है कि नहीं, और इसके भी क्या है अंदर है। तो ये भी एक सॉलिड स्फीयर का काम करेगा और ये भी एक सॉलिड स्फीयर का। ई इनसाइड होता है रो आर वेक्टर। आर वेक्टर कितना? ये ओ है तो ओ वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। ये तो आप बड़े की वजह से, छोटे की वजह से माइनस रो, या माइनस कर देते थे तो सीधा सीधा माइनस रो, इसकी वजह से भी सेंटर से डिस्टेंस ओ ए अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। कितना आ गया? 0। 0 आना ही चाहिए था क्योंकि कैविटी है, अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 आएगा। समझ एक से आ भी गया। समझते नहीं भैया? बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें, बी पॉइंट पे, तो बी पॉइंट पे इसके तो अंदर का पॉइंट है, तो अंदर के पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। तो रो आर कितना? ओपी वेक्टर ओ से लेके बी अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट। इसके पूरे का अंदर का पॉइंट, बट इसके बाहर का पॉइंट है, इसके बाहर का पॉइंट है। तो बाहर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, या इसको अपन ने अभी लिखा था रो आर क्यू अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। इसको कैसे लिख देंगे? माइनस, इसकी वजह से माइनस रो आर क्यूब। आर क्या है? रेडियस। इसकी रेडियस कितनी? ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी इन दोनों के बीच का सेपरेशन। दिस इज द ओबी का स्क्वायर। समझ से ये हमारे पास क्या निकल के आ गया? इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया। अगर इसका मैग्नीट्यूड भी लिखना है, वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो ओबी वेक्टर अपॉन ओबी, यानी बन जाएगा ओबी क्यूब और ये ओबी वेक्टर हो जाएगा। समझ एक से, यानी इसको लिख सकते हैं रो ओबी वेक्टर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट माइनस रो ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओबी का होल क्यूब ओबी वेक्टर। समझ एक से, ये बी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आ जाएगा वेक्टर फॉर्म में। क्लियर बात है? ये बी पॉइंट की बात है।
सी पॉइंट की बात करें, सी पॉइंट इसके भी बाहर का पॉइंट है और इसके भी बाहर का पॉइंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी, तो इसकी वजह से कितना होगा, बड़ी वाले की वजह से रो आर क्यूब यानी बी क्यूब, इसकी रेडियस कितनी बी, अरे रो आर क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, 3 एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कितना, ओसी का स्क्वायर है, समझ रहे इसलिए माइनस इसकी वजह से रो ए क्यूब अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ओसी का स्क्वायर। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, सी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, समझ रहे इसलिए इस तरह से अपन एबीसी पॉइंट पे निकाल सकते हैं। तो सही ढंग से आई होप आपको समझ आया होगा। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन है तो एक बार स्क्रीन को पॉज करके सही ढंग से समझे इसको, ठीक है। फॉर्मूला याद होना चाहिए, बिना फॉर्मूले काम नहीं बनेगा। उसके बाद ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये हमारे पास एक सॉलिड स्फीयर है, दिस इज द सॉलिड स्फीयर जिसकी वॉल्यूमेट्रिक चार्ज डेंसिटी रो है और रेडियस आर है। इसमें से एक कैविटी यहां पर काट दी जाती है, इसका सेंटर रो है, इसका सेंटर रो डैश है, यहां पर एक क्या काट दी जाती है, कैविटी काट दी जाती है, ठीक है। इस कैविटी के अंदर यहां पे कोई पॉइंट ए है, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है। अभी किया था वैसे क्वेश्चन है, क्योंकि इसके भी अंदर का पॉइंट है और इसके भी अंदर का पॉइंट है, आसानी से लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इसके अंदर का पॉइंट है तो इसकी वजह से होगा रो आर अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, तो ओ ए वेक्टर ये तो होगा अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, समझ आए इसे। इसके बाद इसके ये भी एक सॉलिड स्फीयर की तरह काम करेगा, क्योंकि सॉलिड स्फीयर में से जब एक कैविटी घटेगी तो सॉलिड स्फीयर घटेगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगा इधर की तरफ माइनस रो ओ ए डैश, ओ डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन, समझ आए इसे। इसको रीअरेंज कर लेते हैं, रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट आ गया कॉमन, अंदर बचा ओ ए माइनस ओ डैश, समझ आए इसे, ओ ए माइनस ओ डैश, और ये हो गया हमारा सेंटर। अब तुम देखो ट्रायंगल लो से ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए इक्वल टू ओ ए, ओ ओ डैश प्लस ओ डैश ए इक्वल टू ओ ए, ट्रायंगल लो। तो हमें चाहिए ओ ए माइनस ओ डैश, ओ डैश इक्वल टू कितना आ गया, ओ ए माइनस ओ डैश, समझ आए चीजें। तो ये उठा के रख सकते हैं, रो ओ डैश अपॉन 3 एप्सिलॉन, ये हमारे पास ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकल के आएगा, और ये कैसे आएगा, कांस्टेंट। कैसे, ए पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, क्या ये ए पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, क्या सेंटर से सेंटर के बीच की डिस्टेंस ओ डैश रो अपॉन 3 एप्सिलॉन कांस्टेंट है। ए पॉइंट चाहे यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। इसका मतलब कैविटी के अंदर कहीं भी पॉइंट हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इतना ही आएगा और कांस्टेंट निकल के आएगा। ओ डैश क्या है, सेंटर से सेंटर के बीच का सेपरेशन, ओ डैश क्या है, सेंटर से सेंटर के बीच का सेपरेशन। याद होना चाहिए, जेई एडवांस, मेन और नीट सब पूछ चुके हैं इस क्वेश्चन को, समझ आए इसे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, समझ आए इसे, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज का ध्यान रखें। क्लियर बातें, बहुत ही ज्यादा, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना लेते हैं, अगली क्लास में फिर आगे बढ़ेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।